नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, कोविड-19 के संक्रमण के इस दौर में जहां हमने उन डॉक्टरों का सम्मान और अभिनंदन किया जिन्होंने मरीजों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन वहीं पर एक दूसरा चेहरा भी सामने आ रहा है। जी हाँ, ऐसे उदाहरण भी सामने आ रहे हैं जहां कुछ डॉक्टर उन डॉक्टर्स यानी उन कोरोना योद्धाओं के नाम पर धब्बा लगा रहे हैं, यानी मरीजों के परिजनों के सामने खुल्लम खुल्ला रुपए मांग रहे हैं। एक वीडियो हमने कुछ दिन पहले कोलकाता महानगर के वेलव्यू नर्सिंग होम के बारे में एक मरीज के परिजन के आरोप का दिया था और हमने आपसे वादा भी किया था कि हम उनसे आपका साक्षात्कार जल्दी ही करवाएंगे। आज वो वक्त आ गया है और आज हमारे साथ मरीज थे रमेश कुमार बाहेती और उनके भाई नंद किशोर बाहेती हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। नंद किशोर जी। हाँ जी। नंद किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत डिजिटल फर्स्ट न्यूज में। और सबसे पहली बात तो यह है, पहले ये बताइए रमेश जी की तबीयत ठीक है ना? अभी ठीक है उनकी। चलिए बहुत अच्छी, ईश्वर सब स्वस्थ रखे सबको। नंद किशोर बाहेती जी, आपने जो कुछ घटनाक्रम हमको बताया वेलव्यू नर्सिंग होम से जुड़ा, उससे पहले एक अस्पताल का जिक्र और था, लेकिन वेलव्यू नर्सिंग होम की जो बात है वो बहुत जटिल बात थी और आपने जो घटनाक्रम बताया था कि किस तरह से वहाँ के डॉक्टर ने आपके साथ अमर्यादित व्यवहार किया, आपको मानसिक टॉर्चर किया, आपका पूरा परिवार मानसिक टॉर्चर हुआ और इलाज के वक्त उन्होंने आपसे रुपए मांगे। नंद किशोर जी, आपने अपनी शिकायत सब जगह दे दी है और हमारे पास जानकारी है कि हेल्थ कमीशन तक भी आपकी शिकायत चली गई है और मीडिया में भी आपकी बात काफी हद तक आ गई है। आज आप हमारे व्यूवर्स को इस घटना से संबंधित मुख्य तथ्य क्या बताना चाहते हैं कि किस तरह घटना हुई, डॉक्टर का आचरण किस तरह से था, कौन थे डॉक्टर साहब, और प्रशासनिक स्तर पर यानी वेलव्यू नर्सिंग होम के एडमिनिस्ट्रेशन से आपको क्या जवाब मिला? नंद किशोर। मैं अपने भाई को 19 तारीख को बेलव्यू में एडमिट कराया था और उसके दिन के टाइम में हमें किसी रेफरेंस से डॉक्टर अर्नब करका, जिसने कि किसी दूसरे का ट्रीटमेंट किया था, उसका रेफरेंस मिला तो मैंने उनको उनका नाम डिटेल दिया था। उनके थ्रू ही हमें वहाँ एडमिशन मिला। लेकिन हमारे भाई डिवाइन नर्सिंग होम से अपने आप जाकर के वहां पर एडमिट हुए हैं फॉर कोविड-19 की ट्रीटमेंट कराने के लिए। लेकिन सिंस वहां बेड अवेलेबल नहीं था या क्या प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने इन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया। सुबह जब हम उनसे बात किए, अपने भाई के हेल्थ के बारे में पूछने के लिए मैं फोन किया तो उनकी डिमांड थी कि एडमिशन और ट्रीटमेंट के लिए मुझे 1 लाख रुपया देना होगा, वो भी एडवांस, जिसकी रसीद नहीं मिलेगी। इसकी रसीद नहीं मिलेगी, वो ऊपरी रुपए डॉक्टर के पास जाएंगे। एग्जैक्टली जी। उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट ने जो है हॉस्पिटल को कैप कर दिया है कि उनको 600 या 800 रुपया ही मैक्सिमम मिल सकता है, उसके अलावा उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए वो सभी पेशेंट से वो पैसे ले रहे हैं और सब लोग दे रहे हैं, ये उनका बोलना था। कितनी बड़ी बात है, सभी पेशेंट से वो 1-1 लाख रुपए अतिरिक्त ले रहे हैं और सब लोग दे रहे हैं। जहां तक देने की बात है, मरता क्या न करता, लोगों को देने पड़े भी होंगे और न जाने कितने लोगों ने दिए होंगे। नंद किशोर जी, फिर क्या हुआ, आपने दिए? नहीं, मैं उस समय नहीं दे पाया। मैं उनकी बात सुन के शॉक्ड हो गया और मैं, जैसे कि नियम जो लोग बताते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि परिवारजनों को आइसोलेट में रहना चाहिए, तो हम लोग पूरे परिवार अपने घर में आइसोलेट में थे और मैं फोन से बराबर खबर लेता रहता था, आईटीयू फ्लोर पे डॉक्टर से रोज बात करता था। 25 तारीख को मैंने सेम उसी तरह बात की और तब तक मेरे पैसे उनको नहीं गए थे। और 25 तारीख को मैंने उनसे बात की तो वो मेरे को बोलते हैं कि पेशेंट की हालत खराब है, उनको उसके लिए आप मेरे से आके मिलो और उनकी जो रिपोर्ट आई है खराब आई है। तो मैं तुरंत 1-1.5 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच गया और वहां पर जाके देखता हूँ, वो मेरे को बोलते हैं कि आप 4 लाख रुपए का सेप्टोलाइज डायलिसिस कराइए। उस नहीं तो लंग में इन्फेक्शन हो चुका है, 50-50 चांस है। हमने जब हमारे जो संबंधित हम जिस दिन मैं गया था हॉस्पिटल,
हमारे साथ कोई मेडिकल हमारा मित्र गया था जी। उसने बताया, उसने डॉक्टर से पूछा कि भाई आपने ये इंजेक्शन दिया है नहीं दिया, तो उन्होंने बताया कि हमारे बेलव्यू में पिछले 5 दिन से एक्टेमरा और रेमडेसिविर जो दवाई जो इंजेक्शन जो कि ICMR द्वारा बताया गया है देने के लिए, वो हमारे पास 5 दिन से है नहीं और इसके लिए इनकी ये हालत हुई है, ये इनका बोलना था। जी, मतलब इतने बड़े नर्सिंग होम में एक जो इंजेक्शन की आवश्यकता थी वो उपलब्ध नहीं करा पाए और उसकी वजह से उन्होंने, उनके ही शब्दों में जो आप बता रहे हैं कि आपके भाई की स्थिति जटिल हुई, जो डॉक्टर बता रहे थे, उसके बाद हाँ, सही बात है। और उसके बाद में जब हमने कहा कि हम ये अगर अरेंज कर दें तो आप ले पाएंगे, तो बोले हम ले लेंगे लेकिन हम आपको लिख के नहीं देंगे। उनको ये पता था कि बिना लिखे इंजेक्शन मिल नहीं सकता, इसके लिए उन्होंने मेरे को लिख के भी नहीं दिया। बट मतलब हमारे संबंध अच्छे रहे। बहुत तकलीफ की बात है, डॉक्टर के पर्ची के बिना वहाँ दवाई आपको मिल कैसे सकती थी। लेकिन वो डॉक्टर अगर वापस उनकी मन में ये होता है कि मरीज के लिए इंजेक्शन जाना है, अगर हॉस्पिटल अरेंज नहीं कर पा रहा है, अगर मरीज के परिजन अरेंज कर पा रहे हैं तो लिख कर देने में उन्हें हर्ज क्या था, लेकिन उन्होंने लिख करके नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आपने फिर अपने मित्र की मदद से मैं वो इंजेक्शन जो है 1.5 घंटे के अंदर में हॉस्पिटल में लेके आ गया। तो उन्होंने मेरे को बोला था हम दे देंगे पेशेंट को, तो फ्लोर स्टाफ जो है वो देने से मना कर दिए। फिर मैंने मैनेजमेंट को सेम कंप्लेन की, CEO प्रदीप टंडन को और आपके GM ऑपरेशन को कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, पैसे के कारण ये कहानी हो रही है। तो किसी तरह जद्दोजहद करने के बाद में वो इंजेक्शन जो है हमारे भाई को तुरंत 2 डोज दी गई। अच्छा, वो इंजेक्शन दिया गया, ये बात मतलब डॉक्टर वो बता रहे हैं या कहीं आपके सामने ही आपको पता चल गया कि दिया गया? आप श्योर हैं ये इंजेक्शन दिया गया? मैं वहां पर जब तक उनको नहीं दिया गया मैं हॉस्पिटल से नहीं हिला हूँ वहाँ पे। जी 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 जी। फिर 2 इंजेक्शन उस दिन दी गई और एक एक डोज जो है 2 डोज दी गई। अच्छा, एक डोज जो है प्रत्येक दिन देने की बात कही गई थी, जो बाद में दिया गया। जी। फिर बाद में फिर डॉक्टर का मेरे पास फोन आया कि भाई आप क्यों कंप्लेन कर रहे हैं और मैं आपको नहीं देना है पैसा, तो आप मेरे को सीधे बोलिए, ये मैनेजमेंट को क्यों बताया जा रहा है। मैं बोला भाई अगर हमारा पेशेंट मर जाएगा आपकी इस लालच से तो मैं किसको बताने जाऊंगा बाद में। तो जद्दोजहद करने के बाद में उस दिन मेरा दिन निकला। फिर सुबह मैंने उनको फोन किया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने मेरे से अभद्र व्यवहार किया बातचीत में और मुझे फोन न करने का कहा और बोला कि मुझे आज से आप फोन मत करना, ऐसा मुझे कहा गया। जबकि आपका पेशेंट वहाँ एडमिट है, डॉक्टर के अंडर में है, उसके बावजूद डॉक्टर ने आपको कहा कि आप हमसे फोन मत करना। क्या इसलिए क्यों आपने पैसे नहीं दिए? क्या इसलिए कि आपने शिकायत कर दी? सही बात है। लास्ट में हाँ हमने शिकायत भी की। उस दिन तक हमने पैसे नहीं दिए थे, उस दिन तक हमने पैसे नहीं दिए थे, तो उसका हर समय ये देखना पड़ा कि पेशेंट जो है सीरियस हो गया, पेशेंट की रिपोर्ट्स गलत आने लगी। लेकिन एक्चुअल में फैक्ट ये था, न तो पेशेंट ITU लायक था और न तो उसको वो तब भी ठीक था जिस दिन रिपोर्ट गलत भी वो बता रहे थे तब भी वो ठीक था, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट्स में ही छेड़छाड़ कर दी। बहुत बड़ी बात हो रही है नंदकिशोर जी, आप जो बात बोल रहे हैं कि रिपोर्ट में भी जो है घालमेल है, रिपोर्ट में भी ये उलटफेर, मतलब ये इसका मतलब ये हो गया कि पेशेंट के परिजनों को दबाव में लाने की एक साजिश, उस रिपोर्ट को इस तरह से दिया जाए, अगर आप किसी दूसरे डॉक्टर को भी दिखाओ तो भी वो दूसरा डॉक्टर भी आपकी उस रिपोर्ट को देख करके तो बोलेगा कि भाई पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, और तब आप दबाव में आ जाओगे। क्या यही बात थी? सही, यही बात थी। और मानिए 1 दिन बाद में जब इंजेक्शन दिया गया, जो बंदा जिसके लिए 4 लाख रुपए की डायलिसिस दरकार थी उसको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये बताइए, ये है मतलब जहां पर मुख्यमंत्री साहिबा बिल्कुल बोलती है कि राज्य के आम किसी भी व्यक्ति के साथ जो है इलाज में कोई भी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। राज्य सरकार ने भी एक फंड आवंटित कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए कि जहां हम डॉक्टरों को फरिश्ता कहते हैं और वाकई में होते भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं, तभी दुनिया चल रही है, लेकिन ये श्रीमान इन्होंने क्या किया। और उसके बाद प्रशासन
ने उचित हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि प्रशासन ने 1-2 बार जरूर चार्ज किया है डॉक्टर को, तभी डॉक्टर ने नंदकिशोर जी को कहा है कि आप मेरी शिकायत क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो जो हस्तक्षेप होना चाहिए था। और सवाल ये है नंदकिशोर जी कि न जाने कितने लोग आपकी तरह टॉर्चर हुए हैं। एकदम एकदम हम बोलते हैं कि कितने लोग टॉर्चर हुए और कितने लोगों ने इस पैसे के ग्रीडी माहौल में अपने लोगों को खो दिया, बहुत इलाज बड़ी न बात है, होने के कारण अपने लोगों को खो दिया। बहुत दुखद बात है। ये पैसा डॉक्टर या अस्पताल के लोग, अस्पताल प्रबंधक, प्रशासन ये पैसा कहाँ रखेंगे, कहाँ ले जाएंगे? जहाँ पर आंसुओं की झड़ी लगी है, जहाँ पर बद्दुआओं की आवाज उठी है, वो पैसा क्या बरकत करेगा? वो बाद की बात है, लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाओं का अहम सवाल है, वहां पर नंदकिशोर बाहिती के सवाल मुंह उठाए खड़े हैं। और ये सभी के लिए सोचने वाली बात है। आपने फिर क्या एक्शन लिया है नंदकिशोर जी? मैंने 1 तारीख को प्रदीप टंडन जी जो है वहाँ के, उनसे भी डिटेल में मुलाकात की और जीएम ऑपरेशन को भी डिटेल में बताया कि उनके सारे बिल जो है वो गलत बने हुए हैं। सब में जो है टेस्टिंग जो है 10-10 बार 12-12 जितनी बार उनको मिली है वो उन्होंने किया है। एक रिपोर्ट जो है जो 1 बार होना चाहिए उसको वो 3-3 4-4 बार कर रहे हैं। और जिस रिपोर्ट को इन्होंने 1 बार में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में जिसके लिए इन्होंने अटका के रखा हमारे भाई साहब को आईटीयू में, वो जो मिनिमम में उन्होंने 5 घंटे में रिपोर्ट दिया, 60-60 घंटे उनको अटकाने के लिए रिपोर्ट ही नहीं निकाली। बहुत बड़ी बात, 60-60 घंटे उन्होंने अटकाने के लिए रिपोर्ट नहीं निकाली। और ये इस तरह से आप जो बता रहे हैं कि बेवजह का बिल कैसे बढ़ता है, ये जो बात है, आपने हेल्थ कमीशन में भी अपनी बात रखी? हाँ, हेल्थ कमीशन को मैंने पूरा डिटेल दिया है कि इस तरह पैसे लिए और जो इलाज हुआ उसमें भी जो खामियां रही, जो इलाज हुआ उसमें भी जो खामियां रही, प्लस जो इंजेक्शन में जो डिले होने के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए उसको भी मैंने बताया है। वो उन्होंने ऐसे ऐसे बिल बनाए हैं जिसका पेशेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बिल बनाते चले गए। विरोध के बाद में भी पेशेंट को नहीं छोड़ा गया, न बिल को ठीक किया गया। न बिल को ठीक किया गया, न पेशेंट को छोड़ा गया। और ये तो तब है जब आपने इतनी जद्दोजहद की, इतनी मशक्कत की और किस्मत से आपके साथ मेडिकल क्षेत्र को जानने वाले आपके परिचित थे, जिसकी वजह से आप जो है सही वक्त पर इंजेक्शन लाने में कामयाब भी हो गए। अन्यथा आपका ये जो बिल जो आपने हमें भी बताया है कि 4 लाख समथिंग 1,000 के आसपास है, वो भी फिर 8 लाख 9 लाख 10 लाख तक जा सकता था। नहीं, वो उनका तो वो अगर वो कर देते डायलिसिस तो सिंगल डे में वो ही 4 लाख रुपए का हो जाता, मतलब 14-15 लाख रुपया वो बना सकते थे, जैसा कि सब लोगों का वो बनाते आए हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आम आदमी, सामान्य आदमी, मिडिल क्लास का आदमी और मतलब ये क्या आपको लगता है कि कुछ पैसे उनको बहुत आसानी से मिलते हैं, समृद्ध लोग बहुत आसानी से पैसा दे देते हैं, इसकी वजह से भी इनकी हसरत बढ़ जाती है, इनकी ख्वाहिश बढ़ जाती है? सही है, ये जितने भी लोग आते हैं उनको वो पहले दिन ही फोन कर देते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए। वो डर के मारे, समृद्ध हो या सामर्थ्यवान हो, उनको पैसे देने ही पड़ जाते हैं। बिकॉज उनका ये बोलना है कि अगर पैसे नहीं पहुंचेंगे तो ट्रीटमेंट सही ढंग से हम नहीं कर पाएंगे। तो मरता क्या ना करता, उनको देना ही पड़ता है। बहुत कड़े सवाल हैं, बहुत दर्द के सवाल हैं और इन सवालों में दर्द के साथ आक्रोश भी है। और इन सवालों में मतलब जिसे हम जीवन बचाने वाला कहते हैं, हम जानते हैं जो डॉक्टर हमारे लिए काम करता है उसका भी परिवार है, हम चाहते हैं कि उसकी भी समृद्धि रहे, वो भी बिल्कुल उसका प्रोफेशन है, पैसा कमाना सब चाहते हैं। लेकिन इस नाजुक मोड़ पर जहाँ जीवन दांव पर लगा हो, अगर आप पैसा कमाने की हवस छोड़ दें तो दौलत भी आपके पास ईश्वर खुद देगा और शोहरत आपको आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकती है। न जाने कितनी दुआएं आपको मिलती है जो आपके घर परिवार के लिए कितनी बरकत कर सकती है। लेकिन ये बद्दुआओं का गठीरा बांध रहे हैं। भले ही ये दौलत भी अपने घर में ले जा रहे हैं, लेकिन वो दौलत क्या इनको सुकून दे पाएगी? सवाल इस बात का भी नहीं है, सवाल तो इस बात का है कि इनकी दौलत की हसरत की वजह से
न जाने कितनी जानें चली जाती है और कितने परिवार टॉर्चर होते हैं, मानसिक संताप के शिकार होते हैं। ये थे नंदकिशोर बाहेती। नंदकिशोर जी, कोई खास बात हमारे व्यूवर्स को कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है, किसी के साथ भी इस तरह की घटना हो तो मरीज का ध्यान रखें, हॉस्पिटल के भरोसे पूरे ना रहें, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा समझ है कि बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कर देने से हमारा हमारा जो भी परिवार का व्यक्ति है वह स्वस्थ हो जाएगा, ये गलत धारणा है। वहाँ अलग ही ढंग का स्कैम चल रहा है जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। भगवान किसी को ऐसा अनुभव न कराए, और ये बहुत दर्दीला अनुभव, बहुत कष्टदायक और सवाल खड़े करने वाला, बल्कि कान खड़े करने वाला, आंखें खोलने वाला। और डॉक्टर साहब का नाम भी नंदकिशोर बाहेती जी ने बता दिया है, प्रशासन की बात भी बता दी है, और ये कार्रवाई की जहां तक बात है हेल्थ कमीशन में चली गई है और प्रशांत किशोर की टीम के माध्यम से हमने भी उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया है। अब देखना ये है कार्रवाई क्या होती है और सबक कितने लोग लेते हैं। लेकिन बात यह है कि कोविड चला जाएगा, लेकिन अगर जनता के मन में आक्रोश है तो फिर वो आक्रोश का लावा अगर कहीं फूट गया, वो आक्रोश अगर कहीं बाहर दिख गया, तब क्या होगा? क्योंकि जिन्होंने अपनी परिजनों को खोया है, जिन्होंने इस रुपए को चुकाने के लिए अपनी जमीन बेची है, उधार लिया है, वो क्या अपनी तकलीफ को भूल पाएंगे? वो क्या उस डॉक्टर, उस प्रशासन, उस हॉस्पिटल को भूल पाएंगे? शायद नहीं। और तब बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। व्यूअर्स, ये था वो अनुभव, कड़वा अनुभव, जिसके लिए हमने आपको कहा था कि जिनके मन की बात हमने आपको पहुंचाई है, उनसे हम साक्षात्कार भी पहुंचाएंगे। नंदकिशोर बाहेती काकुड़गाछी में रहने वाले हैं और नंदकिशोर जी ने अपनी पूरी बात सपाट खुले शब्दों में दी है, और जो उन्होंने अपने कागजात भेजे हैं उसमें हर एक चीज का साक्ष्य उन्होंने बहुत सलीके से ऐड किया है। अगर उस कागजात को कोई ठीक से देख लेगा तो उसकी वास्तव में आंखें खुल जाएगी। नंदकिशोर जी, आपके लिए शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन बटन को भी दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।